So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you are doing well. चलिए आज के टॉपिक को बिगिन करते हैं. हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक पूरा कंप्लीट था. आज हम लोग आते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. क्लियर? स्पर्म का प्रोडक्शन, उसमें हार्मोन्स कौन कौन से नेसेसरी होते हैं. क्लियर? तो आपको लिखना है, हेडिंग लगाना है, फिर पढ़ना है. पहले आपको पता होगा हाइपोथैलेमस होता है. केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर रिलेट करो. तो हाइपोथैलेमस क्या है? ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है. क्लियर? ये किस पे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी. क्लियर? अब एंटीरियर पिट्यूटरी किस पे एक्ट करता है? तो ये एक्ट करता है दो हार्मोन पे. मैंने उस दिन आपको राइट डाउन भी करवाया था, दैट इज FSH एंड LH. FSH का फुल फॉर्म बताओ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. क्लियर? एंटीरियर पिट्यूटरी किस पे एक्ट करता है? दो चीजों पे. पहला आता है FSH, दूसरा आता है LH. अब फुल फॉर्म आपको क्या करना है? यहाँ पे खुद से लिख लेना है. क्लियर? FSH एंड LH. अब LH क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पे. अब लीडिंग सेल्स आपको याद होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स. क्लियर? तो LH किस पे एक्ट करेगा? लीडिंग सेल्स. वही से FSH किस पे एक्ट करेगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? जब LH अगर लीडिंग सेल्स पे एक्ट कर रहा है, तो FSH किस पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स. आपको सर्टोली सेल्स का पूरा फंक्शन मैंने लिखवाया है. क्लियर? वो क्या रिलीज करता है? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर एंड्रोजन. क्लियर? तो FSH किस पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स. है ना? दो चीजें हो गई. अब यही बात आती है लीडिंग सेल्स क्या करता है? तो ये सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन. क्लियर? लीडिंग सेल्स क्या करता है? इट सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. एंड सेम सर्टोली सेल्स क्या करता है? इनहिबिन सीक्रेट करता है. आपको ये फ्लो चार्ट को डाउनलोड में कैरी आउट करना है. क्लियर? तो मैं एक बार और बताती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे. मैं पढ़ा रही हूँ आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. हाइपोथैलेमस होता है, ये रिलीज करता है हार्मोन GnRH. उस दिन मैंने बताया था. अब हाइपोथैलेमस एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और बोलता है भाई दो हार्मोन और रिलीज करने हैं और काम की चीजें. तो पहला हुआ FSH, दूसरा हुआ LH. अब FSH बोलता है अब हमें भी कुछ सेल्स पे एक्ट करना है ताकि हम लोग क्या करें? उसको कंट्रोल करें. तो ये किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स पे. अब सर्टोली सेल्स यहाँ पे आया है, आपको फंक्शन पूरा याद होना चाहिए, है ना? वही सेम चीज है LH लीडिंग सेल्स एक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन पे, जिसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन. क्लियर? जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है मेल के, है ना? टेस्टोस्टेरोन का एक और फंक्शन है, वो क्या करता है? मेल के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. क्लियर? अब मान लो यहाँ पे इनहिबिन बोल रहा है कि भैया अब मुझे और चीजें सर्टोली सेल्स पे एक्ट नहीं करवाना है. मतलब हमारा जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका काम अब हो चुका है, हमें अब नहीं चाहिए. तो ये क्या करेगा? इनहिबिन यहाँ पे जनरेट करेगा एक निगेटिव फीडबैक. अब निगेटिव फीडबैक क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उसको नहीं चाहिए, है ना? अब जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती है उसी को ना हम लोग कम करें. क्लियर? अगर मान लो FSH की सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो गई, अब हमें FSH की सिक्रीशन नहीं चाहिए बॉडी में, तो क्या करेंगे? इनहिबिन जो है FSH एक्ट करा सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल्स एक्ट करा इनहिबिन पे. क्लियर? तो हम लोग इनडायरेक्टली अगर इनहिबिन के सिक्रीशन को निगेटिव फीडबैक दे देंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिन को बनाना कम कर देगा. क्लियर? तो FSH भी कम एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, है ना? समझ में आया? देखो क्या चल रहा है. अब मान लो मुझे इनहिबिन का सिक्रीशन कम चाहिए, मैं आपको लिखवा दूंगी. क्लियर? मुझे इनहिबिन का सिक्रीशन कम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? भैया इनहिबिन के सिक्रीशन को कम करना है तो इसको भेज दो निगेटिव फीडबैक. एंटीरियर पिट्यूटरी को भेज दो कि भैया मुझे इनहिबिन की सिक्रीशन नहीं चाहिए. क्लियर? तो जब यहाँ पे निगेटिव फीडबैक जाएगा तो अपने आप FSH भी कम हो जाएगा, सर्टोली सेल्स भी कम हो जाएगा, है ना? अब सेम चीज है यहाँ पे जाओ. टेस्टोस्टेरोन मान लो बहुत ज्यादा रिलीज हो चुका है हार्मोन, अब मुझे नहीं चाहिए, यानी कि मुझे LH का सिक्रीशन अब कम चाहिए. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन मेरे बॉडी में कम होना चाहिए. तो क्या होगा?
टेस्टोस्टेरोन क्या देगा, निगेटिव फीडबैक देगा। पहले तो ये निगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा कि भैया अब हमें सिक्रीशन कम चाहिए। इनडायरेक्टली क्या होगा, एलएच का सिक्रीशन ही कम होगा। क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये एक तो सिक्रीशन देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि मुझे कम चाहिए। क्लियर। और एक ये सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को कि भैया मुझे सिक्रीशन कम चाहिए। तो क्या कर, यहाँ पे क्या चीजें पॉइंट बनी कि एलएच के सिक्रीशन को अगर कम चाहिए तो टेस्टोस्टेरोन फर्स्ट इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देन टू द हाइपोथैलेमस। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो इनडायरेक्टली एलएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा। यही चीजें हार्मोनल कंट्रोल में बहुत इजी है ना। मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको 2-3 बार रिपीट कर दिया। क्लियर, आपको पता भी नहीं चला होगा। तो आप क्या करो, इस फ्लो चार्ट को बना लो, मैं अच्छे से आपको पॉइंट वाइज लिखवा देती हूँ, है ना। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है। मैं एक के बारे में लिखवा देती हूँ, इस पॉइंट के बारे में, सेम चीजें आप इसके बारे में भी लिख लेना। क्लियर। चलो, तो मैं पहले इसको इरेज करती हूँ, फिर मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, इनहिबिन कैन गिव नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी। अब अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, तो अगर आपको अभी नहीं पता है, आप 12th में हो, तो आपको बस नाम याद करके रखना है। क्लियर। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन 12th में ले जाना था, 11th में जाना था। क्लियर। चलिए, इनहिबिन कैन गिव नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी so that FSH secretion will become less। अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन ज्यादा है या एलएच ज्यादा हो गया है, then again testosterone will give the negative feedback first to the anterior pituitary and then to the hypothalamus। तो आपको सेकंड पॉइंट पे फिर से बना के यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर। मैंने आपको डिटेल करके बता दिया है। तो अब हम लोग कौन से टॉपिक पे आए, आज हम लोग पढ़ेंगे एक और टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, और हाँ, सेकंड पॉइंट आप खुद से नोट डाउन करो। क्लियर। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो कल आपका क्या होगा, एनसीईआरटी की डिस्कशन होगी। क्लियर। स्पर्मेटोजेनेसिस के फुल टॉपिक की एनसीईआरटी डिस्कशन होगी। देन हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे। हेडिंग लगाना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मेरे साथ आपको एकदम धीरे धीरे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाते हैं इसको भी प्रैक्टिस करना है। क्लियर। मैं कैसे बना रही हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी, है ना। इसलिए मैं बहुत स्लो बनाती हूँ डायग्राम। आप पहले इतना बनाओ, फिर मेरे वीडियो को आगे देखो। क्लियर। इतनी चीजें आप ड्रॉ करो, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ, फिर हम लोग लेवल करेंगे। क्लियर। तो आपको ये पता है ये क्या है, दिस इज टेल। क्लियर। इसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट।
होता है? क्योंकि देखो इसको विप लाइक मूवमेंट करना होता है। जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पे ट्रैवल करता है, यानी कि जब इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस होता है, तो ये क्या करता है? ये फास्ट ट्रैवल करके जाता है, क्लियर? इसलिए इसके पास क्या होता है? टेल होता है, जो कि क्या करता है? विप लाइक मूवमेंट। टेल फॉर, लिख लो आप, विप लाइक मूवमेंट। क्लियर हुआ? ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमेशा हैप्लॉइड होगा, क्लियर? ये क्या है? एक्रोसोम। ये कहां से डिराइव होता है? तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि एक्रोसोम जो पार्ट है, इट गेट डिराइव फ्रॉम गोल्गी बॉडी। क्या लिखेंगे? इट गेट डिराइव फ्रॉम गोल्गी बॉडी। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद दो बिंदु आता है, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड। दिस पार्ट इज मिडिल पीस, क्लियर? एंड दिस पार्ट इज नेक। अब देखो हमारे पास क्या होता है? हेड होता है, मिडिल पीस होता है, नेक होता है। मतलब मिडिल पीस नहीं होता, हमारे पास हेड और नेक तो होता है। तो सेम स्पर्म का क्या है? पहले हेड है, क्योंकि विप लाइक है इसके पास, इसलिए टेल है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आप क्या करो, पहले इतना छोटा सा डायग्राम आप एक बार ड्रॉ कर लो। क्लियर? आपको मेरे साथ एकदम धीरे धीरे ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसमें आपको अगर डायग्राम बना के दे देंगे तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे कि ये पोर्शन क्या है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन। क्लियर? तो आप टाइम लेके क्या करो, इस डायग्राम को बनाओ, फिर मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। सी, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, बाय मिस्टेक आई टोल्ड यू, है ना? मुझे लिखना था यहाँ पे मिडिल पीस, बट बाय मिस्टेक मैंने सेकंड पोर्शन में लिख दिया। ये क्या है? ये नेक है, and this one is middle piece. Clear? तो मिडिल पीस में क्या होता है? नेक में होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, दे आर प्रेजेंट ऑन द नेक पोर्शन। लेकिन मिडिल पीस में क्या होता है? यहाँ पे होता है स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। देखो आपको इतना पता है कि जितना भी सेल और रिलीज होता है वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। क्लियर? तो जब यहाँ पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको इतना कॉमन सेंस होगा कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। तो मिडिल पीस में एक पॉइंट लिखो कि इट हैज 15 to 20 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? तो बाय मिस्टेक, अब मैं यहाँ पे आपको एक बारी गलती करके बता दी हूँ, गलती नहीं, बाय मिस्टेक आई रोट डाउन नेक, मैंने यहाँ पे भी लिख के यहाँ पे लिख दिया था मिडिल पीस, आई नोट हियर। आपको इसी गलती से ये सीखना है कि मैम ने यहाँ गलत लिखा था। क्लियर? एक तरह से आपको क्या हो गया? क्रॉस चेक हो गया। आपको हमेशा याद रहेगा कि नेक पोर्शन बीच में था, मैम ने गलती से वहां पे मिडिल पीस लिख दिया था। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसी चीज से आप इसको याद कर लो। फिर अभी छोटा मोटा पॉइंट बचता है, उसके बाद हम इस लेक्चर को बंद कर देंगे। कल आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे। क्लियर? आई होप सो आपने इस डायग्राम को बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं, छोटा एक दो पॉइंट्स है इस टॉपिक के बारे में, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि सीमेन क्या होता है, बताओ, रिकॉल कर पा रहे हो? सीमेन होता क्या है? स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा। यानी कि अगर मैं सीमेन की बात करूं तो स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा।
बोलते हैं? सीमेन। क्लियर? तो अब अगर एक इजैकुलेशन की बात करें, क्लियर, इन वन इजैकुलेशन यानी कि 2.5 to 5 मिलीलीटर ऑफ सीमेन, इसमें क्या लिखना है? इन वन इजैकुलेशन, मतलब अगर एक बार इजैकुलेशन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है? इन वन इजैकुलेशन 2.5 to 5 मिलीलीटर ऑफ स्पर्म नॉट, अभी स्पर्म नहीं है, सीमेन है। इन वन इजैकुलेशन दैट इज 2.5 to 5 मिलीलीटर ऑफ सीमेन, इसमें क्या होता है? 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। मतलब अगर एक बार इजैकुलेशन हो रहा है तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म हो रहे, सीमेन है। क्लियर? सॉरी मैंने सीमेन बोल दिया है, आज बहुत ज्यादा गलती हो रहा है मेरे से, आप इसको नेग्लेक्ट करना। क्लियर? इन वन इजैकुलेशन 2.5 to 5 मिलीलीटर ऑफ सीमेन, देयर आर, मैं बोल सही रही थी पर दोबारा जब मैंने रिपीट किया तो वहां पे गलत हो गया ना। देयर आर 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट। अब क्लियर हो रहा है? एक बार आप रीड कर लो। क्लियर? अब ये होना जरूरी नहीं है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है। इन 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म में 60% ऐसे होने चाहिए जिनके पास नॉर्मल शेप हो, साइज हो और मोटेलिटी भी हो, यानी कि वो विप लाइक मूवमेंट भी शो कर रहे हो। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? मैं इस पॉइंट को इरेज करती हूँ क्योंकि आप पहले भी लिख चुके हो ना। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होना जरूरी नहीं है। इनमें से क्या होगा? आउट ऑफ दैट 60% of sperm should have normal shape and size, normal shape and size, यानी कि उनमें से 60% ऐसे होने चाहिए जिनके पास सब कुछ नॉर्मल हो। क्लियर? शेप भी नॉर्मल हो, साइज भी नॉर्मल हो, मोटेलिटी भी शो कर रहे हो। इस 60% में और क्या? तो 40% and 40% of them must have vigorous motility, यानी कि 60% ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल शेप साइज हो। क्लियर? अगर मोटिलिटी नहीं है तो चलेगा, 60% के पास ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए। अब उनमें से 20% हटा दो, मान लो उनके पास मोटिलिटी नहीं है, लेकिन उनमें से 40% ऐसे होने चाहिए जिनके पास एकदम दौड़ लगाने की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आया? क्यों होता है? तभी तो वो जाते हैं और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाते हैं, वहां पे क्या होता है? फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? तो इतना चीजें करने के बाद एक स्पर्म जीतता है, तब जाके बेबी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो अपने आप को एकदम लकी समझो कि तुमने क्या किया है, एक स्पर्म से मिलके, मतलब इतना ज्यादा 200 से 300 मिलियन स्पर्म में 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, उसमें से 40% के पास एकदम विगरस मोटिलिटी हो, तब जाके कोई एक जीतता है, या कभी कभी 2 भी जीत जाता है। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर 1-2 पॉइंट आप नहीं समझ पाए हो तो मैं एनसीईआरटी से आपको कवर कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? टिल देन वी हैव टू रिवाइज नोट्स अगेन एंड अगेन।